लोग जानना चाह रहे हैं कि मनीष कब आएगा बिहार। तो इसमें आप जान लीजिए कि वहाँ पर आज उनकी पेशी हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा मनीष कश्यप को बाहर आने में? सो बातें बेबुनियाद है। एज पर द रिपोर्ट को जो मैंने पढ़ा है उसमें एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इनका नाम आया है और जो कोरिलेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकरण में तो वो पूरी तरीके से उनको बेल मिल जाएगा। कुछ लोग मनीष के सपोर्टर हैं तो उनके तरह की बात करेंगे, कुछ लोग विरोधी हैं तो उनके तरह की बात करेंगे। तो वो लोग भी जो है सो अपना बेल के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो अब उस बार बेल मिल सकता है? मिलता ही है। इनको क्यों नहीं मिला मनीष कश्यप को? सर, मनीष कश्यप को मौका ही नहीं दिया गया बेल के लिए। तमिलनाडु पुलिस फिर यहाँ लेकर आएगी क्या? फिर जरूरत पड़ेगा तो वहां लेकर जा सकती है उनको। डिजिटल मीडिया के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पे जब से तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु लेकर गई है तब से बिहार में उनके समर्थकों के बीच में जो है खलबली मची हुई है। वो जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि तमिलनाडु पुलिस कब उनको बिहार लेकर आएगी और बिहार पुलिस ईओयू की टीम जो है कब उनको छोड़ेगी, कब उनको इन तमाम पचड़ों से जो है बेल मिलेगा। खास बातचीत के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के चर्चित और जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप इन सारे मामलों से कब तक बाहर आके पत्रकारिता कर सकते हैं। सर, स्वागत है भौकाल टीवी में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु जा चुकी है, तो कब तक इन मामलों से वो निकल सकते हैं? सर देखिए, वो कोई भी कानूनी बात जब आती है तो प्रोसेस में पुलिस क्या होता है, पुलिस यदि आपको एक लाइन में लिख दिया कि इनके विरुद्ध मामला सत्य प्रतीत होता है, उनको लिख दिया तो उसको ही साबित करने में लोगों को बहुत जो है सो मशक्कत करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि एक के बाद एक अनेकों केस उनके ऊपर किया गया है। तमिलनाडु में भी 13 मुकदमे वहाँ पर जो आया है, बट मेरे जानकारी के मुताबिक जो अभी है 4 मुकदमे की जानकारी हमको मिली है, लेकिन अन्य लोगों ने भी कहा है। तो लगातार बहुत सारे मुकदमों का जो वो प्रेशर वो झेल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो अभी मुख्य बातें जो है लोग जानना चाह रहे हैं कि मनीष कब आएगा बिहार। तो इसमें आप जान लीजिए कि वहाँ पर आज उनकी पेशी हो चुकी है। अब वहाँ से जो है सो पुलिस अपना फॉर्म पूरा करके जो भी उनका है फॉर्मेलिटीज़, और वो फिर वो पटना जो है सो वापस उनको भेजा जाएगा और हो सकता है कि आज से कल तक में वो फिर पटना वो आ जाएंगे। तो पटना आ जाएंगे तो क्या फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो तमिलनाडु पुलिस लेके जाएगी उनको तमिलनाडु? अब रिमांड की बात तो नहीं हो सकती है, रिमांड पर उनको नहीं लेके जाया जा सकता है, लेकिन ट्रायल वगैरह फेस करने के लिए। लेकिन इसमें जो है एक और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पड़ रहा है इनके तरफ से कि एक ही नेचर का अपराध के लिए विभिन्न जगहों पर अलग अलग केस हुआ है। तो ऐसे में अलग अलग जाना इनके लिए संभव नहीं होगा। तो सभी केसों को एक साथ करके और उसको जो है सो बिहार में ही कहीं पर किसी एक न्यायालय में सारे चीज़ शक्तियों को दिया जाए, या मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उनको जो उचित लगेगा वैसे किया जाएगा। तो सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई एक ही जगह पर होगी, उसके लिए भी पिटीशन इसमें पड़ चुका है। सर, ये बताइए कि जो मनीष कश्यप पे जो अभी मान के चलिए बेतिया में, तमिलनाडु में जो तमाम जगह पे केस हैं, तो इन केसों में उनको बेल कब तक मिल पाएगी? क्योंकि सर लगता है कि कानूनी पचड़ों से उनका पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग खबरों में आ रहा है। सर देखिए, भले ही आप 100 केस कर दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं होता है। मैं आपको इतना केस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एलिगेशन इनके ऊपर लगा है वो बहुत ही गंभीर नेचर का एलिगेशन है। किस रूप में नाम आता है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट पर यदि किसी का नाम आता है तो उस बयान का कोई महत्व खास नहीं होता है बेल के दृष्टिकोण से। तो इनका नाम कन्फेशनल स्टेटमेंट पर है। ये जो बातें कही जा रही है कि इन्होंने फर्जी वीडियो बनाया और उनको ये साजिश के तहत सभी लोग राय मशवरा करके एक राय बनाकर उनको पब्लिश किया, ये जो है सो बातें बेबुनियाद है। एज पर द रिपोर्ट को जो मैंने पढ़ा है उसमें एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इनका नाम आया है और जो कोरिलेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकरण में तो वो पूरी तरीके से उनको बेल मिल जाएगा, जो संभावना के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर मिलेगा बेल। और बहुत लंबा नहीं, हाई कोर्ट तक आने में 2-3 महीना 4 महीने का वक्त लगता है तो वो लगेगा, लेकिन बेल मिल जाएगा। 4-5 महीना बेल मिल जाएगा? हाँ, उसमें निश्चित है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। और जो केस अन्य केसेस यदि कुछ और इनके ऊपर यदि डिस्क्लोज होता है आर्थिक अपराध के अंतर्गत की कुछ इन्होंने टैक्स वगैरह का कुछ किया,
बहुत अन्य बातें जब आती है तो वो केस में इनको थोड़ा सामना करना पड़े। लेकिन ये जो तमिलनाडु प्रकरण का जो केस, जो इनके ऊपर जो एलिगेशन है, वो 3 केसेस 3 अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ है कि इन्होंने एक बार फ़ोटो वायरल हुआ गिरफ्तारी का, तो जघन्य अपराध नहीं। देखिए चीज़ों को समझिए, यदि किसी ने किसी को डंडा से मारा तो उसके लिए अलग धारा है, यदि किसी ने गोली मारा तो उसके लिए अलग धारा है, किसी ने किसी को चाटा मारा तो उसका अलग धारा है। तो चाटा मारा है इसलिए ऐसा किसी को, भले ही बड़े देश के बड़े, मान लीजिए किसी ने प्रधानमंत्री के ऊपर चाटा मार दिया तो भी वहाँ पर 323 ही लगेगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री को मारा तो बहुत बड़ा धारा लगेगी। यदि प्रधानमंत्री के भी घर में चोरी करेंगे तो 379 के अंतर्गत ही चोरी का अपराध के लिए पर केस होगा, और एक रिक्शा वाले के भी घर में चोरी करेंगे तो वही धारा है। तो व्यक्ति का ऊपर या ओहदा से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत लोगों के जो मन में प्रश्न उठ रहा है, तो ये जो अपराध का है कि ठीक है, मोरओवर इनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने भ्रमित खबर को फैलाया, पब्लिश किया, तो उसके लिए इनके पास जो केस का एनालिसिस हमने किया है तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो इन केस में नहीं अप्रोप्रिएट होता है। तो इस सब का लाभ सामान्यतः अभियुक्त को मिलता है। मैं मनीष कश्यप के केस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य केस में भी देखेंगे पुलिस को कि जो धारा अप्रोप्रिएट नहीं है वो धारा लगा दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप जो है सो सीधा तौर पर आप समझिए कि उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है, और अज्ञानतावश जो होता है कभी कभी वो अनुचित धाराओं का उपयोग कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ है, टेक्निकलिटी, इसमें भी बहुत सारा फॉल्ट है जिसका अभी व्याख्या कर देना उचित नहीं है। वो न्यायालय के समक्ष ये सब बातें रखी जाती है, न्यायालय उस पर राय मशवरा करने के बाद अपना जो है सो। नोएडा के फ्लैट में सर छापा मारा गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले, पटना उनके ऑफिस में मारा गया था। के माध्यम से जो भी खबरें आप लोगों को आ रही है उसमें बहुत मिर्च मसाला के साथ परोसी जाती है। कभी भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो आज के डेट में किसी भी मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम के मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, 2 धाराओं में बात करती हैं। कुछ लोग मनीष के सपोर्टर हैं तो उनके तरह की बात करेंगे, कुछ लोग विरोधी हैं तो उनके तरह की बात करेंगे। मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात मैं बता रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इसके जो मनीष को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो बात, भाषा है, मर्यादा है, चूँकि उस सब का अलग अलग अपना दृष्टिकोण होता है मीट में चलाने में। अभी जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो व्यूज़ के आधार पर उनका पैसा बनता है। तो वो व्यूज़ कैसे बने और किस खबर को चलाने से ज़्यादा व्यूज़ बनेगा उसके तलाश में होता है। इसी कड़ी में देखेंगे कि आपके ऐसे लोगों का भी वो न्यूज़ चला देते हैं जिसका नहीं चलाना चाहिए, जैसे तेगलबा बाबा वगैरह का। ये तेगलबा बाबा या अन्य लोगों का जो आप देख रहे हैं, जो आपको लगेगा कि इसका इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं लोग, तो पीछे रीज़न इसका ये होता है कि उस तबके के लोग, देखिए हर आदमी का, इंडिया में इतनी आबादी है तो हर चीज़ों को लोग पसंद करने वाले हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कीजिए, चाइना और इंडिया के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजदूत के बारे में बात कीजिएगा, वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश में बहस होगा, नहीं समझ में आएगा। तो सवाल ये है कि आज के इसमें जो अपने अपने दृष्टिकोण से, तो डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम के मीडिया पसंद नहीं करते हैं। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी यदि समर्थन भी करना चाहे तो डिजिटल मीडिया के विरुद्ध में जो है सो मेन स्ट्रीम के मीडिया ने कहा कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, इसलिए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बहुत सारी बातें होती है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो दबाव होता है। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिन प्रतिदिन मीडिया की जो साख है वो गिरती है। पहले के दौर में यदि पेपर में कोई बातें छप जाती थी तो लोग सत्य मान लेता था कि पेपर में आ गया तो सत्य होगा। न्यायालय से ज़्यादा लोगों को भरोसा पेपर की बातों और खबरों पर हुआ करती थी। अब लेकिन अब क्या, कुछ भी आप चला दीजिए कि आज मनीष कश्यप रिहा हो गए या तमिलनाडु ले गए, तो भी लोग कॉल करते सही में चले गए क्या सर? यानी कि उनको पुष्टि करनी पड़ती है कि देख रहा है अपनी आंखों से, फोटो देख रहा है, एयरपोर्ट पर देख रहा है, लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं होता है जब तक कि उनके कंसर्न व्यक्ति से वो पुष्टि न कर लें। तो क्या इस गिरते हुए साख के पीछे रीजन कौन है, और क्या केवल एक व्यक्ति रीजन है या पूरी सामूहिक रूप से सभी लोग रीजन हैं? जैसे मनीष कश्यप तमिलनाडु से वापस आएंगे तो फिर उनको जेल में रखा जाएगा या फिर रिमांड वगैरह पे पुलिस नहीं, अभी देखिए, अभी इस केस में होने के लिए जो अव्यवहारिक ना हो तो अब उनको जेल में रखा जाएगा, क्योंकि रिमांड का जो एक्सेसिव पीरियड हो चुका है तो, और सभी मिलता जुलता मामला है। तो ऐसे परिस्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो लॉ का जो कंसेप्ट है उनके मुताबिक इनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रेशर, दबाव इत्यादि कारण से भी
पुलिस को कुछ करना पड़ जाता है। तब वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या होता है। उनके बहुत सारे मतलब जो करीबी हैं उनको पुलिस ढूंढ रही है, ईओयू की टीम ढूंढ रही है, सर्च कर रही है। तो मान लीजिए कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं, तो क्या पुलिस या ईओयू की टीम उनके घर पे भी कुर्की जब्ती कर सकती है? इतना जल्दी कुर्की जब्ती नहीं हो सकता है जब तक कि आप उसको बाय नेम आप इंक्लूड नहीं करते हैं। इंक्लूड करने के बाद पहले वारंट लेना होगा, वारंट के बाद 82 का प्रोसेस है, 82 के बाद 83। तो ये सब प्रक्रियाएं होने में, और इतनी जल्दी वो सब चीज़ न्यायालय जल्दी देती नहीं है, केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर। तो वो सब का थोड़ा सा दौर आने में अभी वक्त है, इसीलिए। और इस बीच में जो जितने लोग अभियुक्त हैं उनको भी पता चल रहा है, तो वो लोग भी जो है सो अपना बेल के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो अब उस बार बेल मिल सकता है? मिलता ही है। तो इनको क्यों नहीं मिला मनीष कश्यप को सर? मनीष कश्यप को मौका ही नहीं दिया गया बेल के लिए, क्योंकि वो पुराने मामले में जो है सो लंबित था उनके खिलाफ, जिसमें ये जो आपको लगता है कुर्की जब्ती केवल माने कि अभी जो हो रहा है उनको इस मुकदमे में नहीं हो रहा है। कुर्की जब्ती पुराने मामले में एक केस दर्ज था जिसमें कुर्की जब्ती हुई है। कहा जाता है कि जैसे अगर बेल के लिए जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं किसी अभियुक्त के लिए, तो अगर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं तो उस केसेस में बेल जल्दी नहीं मिल पाता है। देखिए ये सब जो चीज़ है, एक केवल क्रिमिनल हिस्ट्री हो जाने से व्यक्ति क्रिमिनल नहीं हो जाता है। देखा ये जाता है कि किस नेचर का उसने अपराध किया है, और एक ही अपराध से यदि 50 जगह केस हो गया तो उसको क्रिमिनल नहीं आप कह सकते हैं। वो इसका एक ऐसा नहीं कि क्रिमिनल हिस्ट्री है तो बेल नहीं मिलेगा। वो एक बेल देने के टाइम में ये भी एक बातें ध्यान पे रखी जाती है कि बहुत ही हीनियस क्राइम, यदि एक बार आपने आजीवन कारावास आपको मिल चुका है, फिर दोबारा आप क्राइम कर रहे हैं सेम नेचर का, फिर तिबारा आप कर रहे हैं, तब लोगों को लगता है कि नहीं इनका ट्रायल ही कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन विभिन्न वो हल्की फल्की बातें होती तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जो वर्तमान केस हो आपको उस पर कंसीडर करना है, क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से किसी व्यक्ति को बेल लेने का जो अधिकार होता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो वो सब कानूनी बातें होती है। जो सर बिहार के लोग और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनको आप एक्सक्लूसिव बता दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा मनीष कश्यप को बाहर आने में। रही बात जितना भी केस मैंने अभी तक स्टडी किया है, और इस तरह के अन्य केसों में भी 6 महीना अधिकतम होता है बेल के लिए, तो अधिकतम 6 महीना के अंदर में वो जेल से बाहर। 6 महीना से पहले नहीं सोचना है। प्रक्रिया में लेट लग ही जाता है, हाई कोर्ट तक आते आते 6 महीने का वक्त लग ही जाता है। मनीष कश्यप से जो भी जुड़ी के जो अपडेट आ रही है हम लगातार आपको दे रहे हैं, तो इतना मान के चलिए कि 4-6 महीना जो है बेल लेने में लग जाएगा। बना रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।